महागनी शार्क्स, मैं हूँ आस्था और मैं हूँ राधेश। हम हैं गुलाबी नगरी जयपुर से और हमारे ब्रांड शाइल का जन्म हुआ है इस चांदी के गढ़ में। शार्क्स जयपुर के कारीगरों की कला तो विश्व भर में मशहूर है। ये ना सिर्फ बेहतरीन सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं बल्कि हमारी सालों की धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं और टाइमलेस हैंडक्राफ्टिंग को जिंदा रख रहे हैं। पर क्या विश्व के किसी भी कोने से घर बैठे इन गहनों को आसानी से खरीदा जा सकता है? और अगर मिल भी जाते हैं तो वही कॉमन डिजाइन। बट आज के कंज्यूमर को चाहिए स्टेटमेंट डिजाइन, हाई सिल्वर प्योरिटी, ऑथेंटिक क्राफ्टिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इन सभी का सलूशन है शाइल, जहां रवाट, ठप्पा, पंडाई जैसी एज ओल्ड हैंड क्राफ्टिंग टेक्निक्स को मॉडर्न येट एस्थेटिक डिजाइन्स के साथ ब्लेंड करते हुए बनाई जाती है प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी। हमारे कलेक्शन में ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी स्टाइल्स का खूबसूरत मेल है। हम सभी जनरेशंस को केटर करते हैं विद द यूनिक स्टाइल्स लाइक टेलीफोन ईयर कफ्स एंड टाइमलेस क्लासिक्स लाइक चिताई कट। सिर्फ यही नहीं, चांदी की राखियां, नजर बट्टू, सिल्वर पर्स और ऐसी कई एक्सेसरीज भी जो आज के डिजाइन सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। किसने सोचा था कि चांदी के गहने भी ऑनलाइन आसानी से खरीदे जा सकेंगे? हमने इस चैलेंज को सक्सेसफुली टैकल करते हुए 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर फुलफिल करे हैं और आज हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी 3,90,000 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शार्क्स, हमारा विजन है अगले 2 साल में करीब 100 कारीगरों के परिवारों को इम्पैक्ट करते हुए शाइल का रेवेन्यू 100 करोड़ प्लस पहुंचाना और इसे एक प्रॉफिटेबल इंडिकॉन बनाना। इसके लिए आज हमारी आस्क है 70 lakhs अगेंस्ट 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। So join us at शाइल शार्क्स, क्योंकि इस धंधे में चांदी ही चांदी है। हाय हाय हाय, हमारा नेता कैसा हो? राधेश आस्था जैसा। बस ये पॉलिटिकल स्पीच टाइप जोश में कैसा? आप लोग कुछ चुनाव में लड़े हो? अरे नहीं सर, नहीं कभी नहीं। बट वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। बताइए ये शाइल नाम कहाँ से आया? आई वाज जस्ट क्यूरियस। आई नो स्टाइल का कुछ किया है आपने, बट हाउ डिड यू कम अप विद इट? So as you just said, it rhymes with style. अच्छा, बस इतना ही था? और बहुत ही कन्वीनियंटली डोमेन मिल रहा था। तो shail.com shail.in लिया था हमने तब। अच्छा। अभी रिसेंटली shail.com एक्वायर किया है। Oh, well done. Very good। और Okay. गूगल कर रहे थे शाइल तो एक पुराना सा वेबसाइट आ रहा था। और 4 साल हमने नेगोशिएट किया है shail.com के लिए अरे। अलग-अलग आइडेंटिटी से एंड वी वर एबल टू एक्वायर इट लास्ट ईयर। कितने में लिया आपने? सर 1,90,000 में। रुपीस। हाँ, $2,000। नॉट बैड। आप मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने भी 3-4 साल नेगोशिएट किया शादी.com डोमेन के लिए। मेरे से $25,000 ले गया। तो आप लोग दोनों कैसे मिले? हाउ डिड यू कम अपॉन दिस? थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए। ठीक है सर, मेरा जन्म और परवरिश जयपुर से हुई है। अच्छा। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ हमने बचपन से ही बिजनेस की बातें सुनी हैं। आज तक मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी ने जॉब नहीं करी। आई वॉज द ओनली वन हु एवर डिड अ जॉब। अच्छा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की 2013 जून में। वर्कड फॉर 6 months इन रिलायंस एज अ केमिकल इंजीनियर। फिर मैं मूव कर गया फ्लिपकार्ट में 2014 में एंड आई वर्क डायरेक्टली अंडर द वर्टिकल ऑफ कल्याण कृष्ण मूर्ति। 1.5 साल काम करने के बाद आई जॉइन माई फ्रेंड्स एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर इन देयर नेबरहुड कॉमर्स स्टार्टअप लेजी लैड। 1 साल कंपनी रन करी, 2 राउंड का फंडिंग उठाया और हमें एक टेक जाइंट ने एक्वी हायर कर लिया। पैसे वैसे बने? नहीं सर, जो आया था इन्वेस्टर को लौटा दिया। उसके बाद आई जॉइन क्राउनेट एज ऑपरेशंस हेड। लेजी लैड से क्राउनेट में जो ट्रांजिशन था उस बीच मेरी मुलाकात आस्था से हुई थ्रू अ फैमिली सेटअप। इनकी प्रोफाइल जब मेरे पास आई तो मैंने थोड़ा डिग इन करा तो ये मिस फ्रेशर्स थी अपने कॉलेज की। मिस फ्रेशर? हाँ, मिस फ्रेशर्स है, एकदम फैन फॉलोइंग तगड़ी कॉलेज में, क्रेजी। और हम IIT के साथ तो लड़कों के साथ ही घूमते थे, कुछ मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तुमको आगे डिग इन करने की जरूरत ही क्या थी? फोटो देखते ही हाँ बोल देते। हम फोटो फ्रेंड के साथ आई थी तो मुझे डाउट होता है कौन सी वाली है। And my friend was more pretty and what I am telling you. She's just being humble. 1-2 साल ही हुए हैं क्या शादी के? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। Sound like My this married. God. तो अब ये 2 minds में थी, इनके पास क्या लिस्ट थी लंबी, हमारे पास एक ही रिश्ता आया था। She is humble, you are honest. तो फिर फंडामेंटली मैंने टारगेट करा कि तू भी सास ससुर को सेट करते हैं। रिश्ता ओके होने के 2-5 दिन में ही
मैं उनको मम्मा पापा बोल के रेफर करता था, तो दे वर डील क्लोज कर रहे थे आप। नॉर्मली लोग ऐसे ढोक देते हैं, मैं दोनों पैर एकदम नीचे टच करके ढोक देता था। मारवाड़ी हो? हाँ जी, हाँ, हाँ। फिर एकदम तो- नीचे, दोनों फिर तो पैर बस touch काम हो गया भाई उसके बाद में। तो फिर वहां से दे वर मोर सेट देन हर, एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट मैरिड इन 2016। उसके बाद मैंने 2 साल क्रॉनिट में काम किया एंड ओवर टू आस्था। So sweet. मैं मारवाड़ी टिपिकल बिजनेस क्लास अल्ट्रा जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। मैंने सारी पढ़ाई जयपुर से की, ग्रेजुएशन भी जयपुर से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में। एमबीए कहाँ से किया आपने? निर्मा यूनिवर्सिटी सर, अहमदाबाद। ऑफ कोर्स। वहाँ से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन बजाज अलियांस पुणे। मैं इनसे मिल ली थी उस दौरान एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो आई लेफ्ट मेरा जॉब, मैं जयपुर आ गई। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे बिजनेस ही स्टार्ट करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कुछ तो ऐसा ही प्रोडक्ट पकड़ूंगी जहाँ पे जयपुर का स्ट्रेंथ है। ज्वेलरी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट प्रेशियस मेटल पे बहुत रहता है एंड ऑनलाइन स्पेस में ना उस समय इंस्टाग्राम का बिजनेस स्टोर्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का और एक लीन मोड पे चालू करने का। शायल शुरू कब हुआ? 2017 दिसंबर के अराउंड। आप प्रोडक्ट दिखा सकती हैं, लाई हैं कुछ? So महामृत्युंजय मंत्र। I love your necklace. Thank you. This is beautiful. थैंक यू। ये ले लेते हैं। Thank you. थैंक यू। So this is the Shahi Ghoda which we've made. My God. बहुत ज्यादा इंट्रिकेट काम है ये, जो घोड़े की पूरे फीचर्स बनाए हैं। इवन तो इतना चंकी पीस है, इट्स नॉट हैवी, इट्स है ना? लवली। It looks ये lovely. जैसे जो आप शाही Look घोड़ा here. कह रहे हैं, इसकी कीमत कितने की हो? 8,900। इसमें सिल्वर कितने का लगा? लगभग 4,500 के राउंड का इसमें सिल्वर लगा है। गॉड। महामृत्युंजय मंत्र है। सर सिर्फ पेंडेंट है 2700 का, विद चेन है 3700 का। इट्स प्रीटी इनक्रेडिबल कि 2700 रुपए में इस तरीके का काम आप लेकर के आ पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि कितने SKUs हैं, टॉप सेलर्स कौन से हैं? हमारे पास 1000 SKUs हैं अक्रॉस 70 लॉन्ग कैटेगरीज। हमारी मेजर कैटेगरीज हैं एयरिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस एंड रिंग्स। ये क्या होता है? रवा, ठप्पा, पुवाई, ये जो नाम लिए थे इन्होंने। जैसे ये ना, ये देसी ठप्पा है। ये हाथ से गढ़ा है कारीगर ने और इस ठप्पे से ये नेकलेस बना है। आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस, ये सब इस ठप्पे से गढ़ी गई। मतलब स्टैम्प। हाँ। तो ये मंडाई है। तो ये एक शीट है, शीट के ऊपर कारीगर ने हाथ से पूरी बॉर्डर बनाई, बीच में ये ठप्पा लगाया। ठप्पा की जो बॉर्डर है ना, वो भी मंडाई है। वो मंडाई के नेकलेस में जो आप डॉट्स देख रहे हैं छोटे वाले, ये रवा है। तो ये एक डॉट सेट करा गया हाथ से। और और चिताई भी जैसे बता दीजिए। चिताई है, ये टिपिकल क्राफ्टिंग चिताई ही होती है। ये जिस आपको पीस में ये दिखेगा ना, दिस इज चिताई। और हाथरस करके गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के कारीगर बेस्ट है चिताई में। जयपुर के कारीगर भी बनाते हैं पर हम खुद हाथरस से बनवाते हैं। और आपने वाइन ग्लासेस क्यों रखे हैं? ये भी बनाए हैं ये भी मैम बनाया हमने। मैम हमने अभी। इसके इसमें ऊपर भी जो silver मोटिव है। देख रहे हैं, रेनडियर। ये वाला। हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी। तो ये वो सिल्वर है। वो सिल्वर वो है। सिल्वर है। ओह वाओ, Very pretty. Beautiful, हाँ? लवली। नाइस गिफ्ट। कितने कारीगर? 100 कहा आपने? नहीं, वो 100 तो कहा ना? विजन है हमारा। अभी हम 30 कारीगर के परिवारों के साथ काम करते हैं हम। और इस क्वालिटी का मार्केट में दूसरे कंपनीज हैं जो सिल्वर के काम करते हैं? अगर आप जयपुर के देसी मार्केट में जाओगे ना, तो आपको भर के चांदी के गहने मिलेंगे। बट जनरली ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आपके सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं है सर। सब ब्रांड्स हैं, जैसे आम्रपाली है या संगीता बूचरा है या शाया बाय कैरेट लेन है। हमने हमारी यूएसपी रखी कि ये डिजाइन्स हमारी हैं। प्रॉपराइटरी है ये सारी आपकी? कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं है अभी, बट इन हाउस डिजाइनिंग है और वी आर इन द प्रोसेस। पर आम्रपाली की प्राइसिंग बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। डिजाइन एस्थेटिक्स भी डिफरेंट है, प्राइसिंग भी डिफरेंट है, प्लस एक यूएसपी जो आपने वेट मेंशन किया था, एक बहुत बड़ा यूएसपी है शायद। आम्रपाली का कितना होगा प्राइस इसका? मैम ये जो रिंग आप पहन रहे हैं ना, ये हम बेचते हैं 4400। आम्रपाली पे 10 से कम की नहीं मिलेगी आपको। आपका
ASP और AOV क्या है? सर हमारा AOV लगभग रहता है 5,000 रुपए का और ASP हमारा रहता है 42 to 4,300 का। राइट, आपका ब्रांड शाइल है, बट सब जगह आपने लिखा है शाइल बाय आस्था। आप क्या इसकी फेस है फॉर सोशल मीडिया? आप दिखा सकते हैं Instagram? सर तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। कितने व्यूज हैं इसमें? 5.5 मिलियन व्यूज है, 2 लाख लाइक्स हैं। 2 लाख लाइक्स। नहीं तो आप ज्यादा ज्वेलरी यूज कर रही हैं। आप यू आर नॉट। भाई सर मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैं हूँ भी नहीं है जो शूट कर रहा है। अच्छा। ये भी मेरी मॉडल ही है। उसमें जस्ट टू ऐड हमारी 50 से ज्यादा रील्स 1 मिलियन प्लस व्यूज हिट करी है। और वो पेड है कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक हमारे त्रिशूल राखी ने 15.5 मिलियन व्यूज हिट करे हैं। राधेश, आपके बिजनेस का रेवेन्यू का परफॉर्मेंस थोड़ा बताएंगे पिछले 2-3 साल का? सर 2021-22 हमने क्लोज की थी लगभग 10.5 करोड़ रुपए। अब 22-23 हमने करा था 13 करोड़। ठीक है। 23-24 हमने करा है 15 करोड़ पे क्लोज। 24-25 हम लोग 18 पे क्लोज करने का कर रहे हैं। अभी तक कितना किया है? 11 करोड़। तो 10% और ग्रोथ हो रही है, मतलब फंडिंग नहीं उठाई आपने? नहीं मैम, बूटस्ट्रैप्ड है। और बॉटम लाइन बताएंगे थोड़ा? सो 21-22 में हमने अराउंड 25 लाख का प्रॉफिट किया था, एबिटा किया था 25 लाख का। 22-23 में हमने 47 लाख किया था। 23-24 हमने 84 लाख किया था। और ये सर हम लोग एक खोखा 1 करोड़ के 1 करोड़ के आसपास अच्छा है, कर हम देंगे। भी ऐसी बात करते हैं घर में। ठीक है। Solid। आपके पास कैश इन बैंक अभी कितना है? 50 लाख के राउंड। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था बिजनेस में? हमने इनिशियल कैपिटल लगाई थी 7 लाख की। उसके बाद जो प्रॉफिट्स आ रहे थे एज इन फाउंडर्स एक्सपेंस करने के बाद में सारा बिजनेस में ही पंप होता तो जाता है। आपने 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। हाँ जी सर। बड़ा बिजनेस ना बड़े पैसों से ज्यादा बड़े आइडिया से बनता है, तो आप उसका पूरा बेनिफिट लिया। यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस करें 1 मिनट। 100 रुपए की सेल करी, 3% उसमें से GST गया और 45% हमारा कॉक्स गया, तो हमारा GM आ गया लगभग 52%। वहाँ से 3.6% हमारा शिपिंग गया, 3% पैकेजिंग गया, 2% हमारा पेमेंट गेटवे और COD चार्ज गया और 3.6 हमारा मार्केट प्लेस कमीशन गया। तो 12% हो गया। तो सर हमारा CM1 बन गया 39.8। That's right। फिर वहाँ से 24% हमारा मार्केटिंग गया, तो हमारा CM2 आ गया 15.8। फिर 6.3% हमारा सैलरी में गया, 4% हमारा यूटिलिटी एंड ओवरहेड में गया, तो हम 5.5% का एबिटा कर रहे हैं। आपकी सैलरीज अबाउट 7-8-9 लाख पर मंथ जा रही है अभी, हाँ जी मैम। तो इसमें आप दोनों की कितनी है? मेरा तो उसकी सैलरी के नीचे आई एम अ कंसल्टेंट इन द कंपनी। क्यों? शी इज अ सोल प्रोप्राइटर। तो आपकी अभी इक्विटी नहीं है नहीं है, अभी नहीं है। और कंसल्टेंट आप नीचे, मतलब सैलरीज के नीचे जो प्रोफेशनल चार्जेस आते हैं ना, मैं वहाँ पर अपनी लेता हूँ। क्यों? और मैम कंसल्टेंट में 44 ADA में फाइलिंग होती है, तो 50% तक तो एक्सपेंस पर दिखा ये पाते जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो ये सारे झोल तो नहीं कर पाएंगे? झोल तो नहीं हैं। हुआ मैम यार। झोल नहीं है मैम, ये स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कहूँगा मैं इसको, बट प्राइवेट लिमिटेड बैंक तो 50-50 इक्विटी रहेगी। तो आपकी सैलरी इस 9 लाख में नहीं है नहीं है और आपकी सैलरी है? मैम, ये प्रोप्राइटर तो सारा इन्हीं का है, ऐसे कोई सैलरी बोल के ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब इन्हीं का ही माल तो सारा। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कंपनी से क्या पैसा निकालना है? और मैम महीने का 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंस होता है जो निकाल लेते हैं ये अपने हिसाब से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0 था बेसिकली? नहीं मैम, इसमें से खर्चे निकल गए और 25 लाख के आसपास का हमने टैक्स भरा था। 61-62 लाख के आसपास का पैट है। वो 6 लाख में कौन लोग हैं आपके पास जिनको आप सैलरी दे रहे हैं फिर? ऑर्डर प्रोसेसिंग में 2 लोग हैं, इंस्टाग्राम हैंडलिंग में 2 लोग हैं। एंड कारीगर की सैलरी कॉग्स में लिया आपने? कॉक्स के अंदर आ गई है मैम। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी? डिजाइनर की है जो मेरे बराबर उठाती है। कितना उठाती है? आपकी तो पता ही नहीं चल रही अभी तक, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम 1.5 पेटी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए उठाती है। लव इट। सही है। आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 82% ऑफ आवर सेल्स कम फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट। लगभग 8-9% जो कि हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली Etsy के थ्रू आता है, और बचा हुआ जो 10% है उसमें 7% कंट्रीब्यूशन अमेजन का है और 3% में फिर मिंत्रा, आजियो, इटर्न्स आता है। लेकिन आप अगर देखेंगे ब्रांड मेलोरा या जीवा या कैरेटिंग, ऑफलाइन इज अ वेरी बिग प्ले, तो आपका ऑफलाइन को लेके क्या विजन है? नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग जयपुर में अपना EBO लेकर आएंगे। पर आपने खुद बोला था कि ऑफलाइन तो बहुत क्लटर है, तो क्यों ऑफलाइन? मैम जब हमने शुरू करा था ना, तब हमें कोई नहीं जानता था। वहाँ पर हम भीड़ में एक दुकान होते, आज हम एक ब्रांड बन गए हैं। अगर आप ब्रांड होते तो आपका मार्केट प्लेसेस में भी बिजनेस काफी होता, बिकॉज मार्केट प्लेसेस में लोग ब्रांडेड सर्चेस करते हैं। मैम मार्केट प्लेसेस की कमीशंस हर एक के अलग अलग है, किसी का 25% है, किसी का 13% है, और वो प्राइस मैच के लिए प्रेस करते हैं। फिर उनके ऊपर आपको एंड ऑफ सीजन सेल और कुछ सेल्स भी चलानी पड़ती है। अगर हमारे मार्केट प्लेस पर प्राइसिंग हमारी वेबसाइट से कम होती है तो कैनिबलाइज करते हैं, हमारे कस्टमर उधर से जाके ले लेते हैं। तो मार्केट प्लेस का अगर हम लोग एक सब सेक्शन सेपरेट कर देंगे
तो वहाँ से हम लोग प्राइसिंग का भी गेम कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट से कंपेयर नहीं होगा। हम कस्टमर एक्वायर भी करेंगे वहाँ से और इवेंचुअली खुद का कस्टमर बनाएंगे जो कि हमारा टारगेट है। ये जो आपकी असॉर्टमेंट है, जो सिलेक्शन है, वो आपकी खुद की वेबसाइट पे और स्टोर्स में सेम होगी? स्टोर्स तो सर जो हमारी वेबसाइट है वो एंटायर थिंग स्टोर पर भी मिलेगा। आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे जीवा में मैं पहला इन्वेस्टर हूँ। बहुत बारी जो ऑनलाइन बिकता है जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन वही बिकता है इस तरह की लाइफस्टाइल कैटेगरी। कीप योर माइंड ओपन। अंडरस्टूड सर। अच्छा एक चीज बताइए, आपका रिपीट रेट कितना है? सर हमारा मंथ ऑन मंथ रिपीट समवेयर अराउंड 15% चलता है। M12 में कि 25-26% पे आके सर ही हो जाता है। पर आप तो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, तो सिर्फ 15% आपके रिपीट हैं। अभी ना हमारा डिमांड कुछ हद तक सॉर्टेड है, सप्लाई सॉर्टेड है, दोनों के नहीं, बीच सॉर्टेड का डेफिनेशन क्या है? मैं एक इसमें बीच का एक लेयर मिसिंग है, वो है टेक। हम लोग रिटेंशन मार्केटिंग नहीं कर रहे अभी। रिटेंशन मार्केटिंग उन स्ट्रेटजीज को बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लॉयल और एंगेज रखने में मदद करती हैं, जैसे कि बर्थडे डिस्काउंट्स, कैशबैक ऑफर्स, ईमेलर कैंपेन्स। रीटारगेटिंग एक रिटेंशन मार्केटिंग का फॉर्म है जहां हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज करते हैं, नए नहीं पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एड्स दिखाकर वापस लाने के लिए। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे 24% तो स्पेंड कर रहे हैं। हाँ जी मैम। तो उसमें रीटारगेटिंग तो हो ही रही है। रीटारगेटिंग तो हो रही है। उसमें टेक की क्या जरूरत? बिल्कुल मैम। तो क्या ये सच है कि अब आप नहीं स्केल कर पा रहे हैं इसको? नहीं नीता मैम, हमें तो बहुत मतलब scope अगर है। सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे, हमें लगता है कि हम अपनी करंट रेवेन्यू का डबल कमिंग ईयर में अनफेलिंगली कर लेंगे। आपकी पिछले महीने की सेल कितनी थी? सर हमने नवंबर 1.2 सीआर पे क्लोज किया था, अक्टूबर हमने 1.56 सीआर पे क्लोज किया था, सितंबर हमने 1.3 सीआर पे क्लोज किया था, अगस्त हमने 1.6 सीआर पे किया था, जुलाई 1.77 सीआर पे किया था। तो क्या कम क्यों हो रहा है? नवंबर में वो फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, दिवाली वगैरह, इसलिए। हाँ सर, नवंबर में एक बेसिक डिप आता है। जुलाई अगस्त में हमारा राखी सीजन था, हमने 2 महीने में लगभग 1 करोड़ की राखी बेच दी। मुझे ये बताइए यार, आप तो रुड़की गए हो, आपके इतने एलम नेटवर्क्स होंगे, आज तक फंडिंग ली क्यों नहीं? क्योंकि लेजी लैंड में जब मैं था तो सर हमें ना थोड़ा सा क्विक मनी मिल गया था और हमने 1 साल में उसको बर्न कर दिया। तो ना वो गलती दोबारा नहीं करनी थी सर। धंधा बनाना था प्रॉफिटेबल, इररेस्पेक्टिव फंडिंग आए नहीं आए। अच्छा, हम आपको एक ऑफर देते हैं। तो ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है और आप दोनों वेरी नाइस स्किल्स, पर रितेश और मैं साथ में जुड़ना चाहेंगे और हमारा ऑफर आपके लिए है 70 लाख फॉर 1.5% इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी जब तक हमारा प्रिंसिपल ऑफ 70 लाख हमें वापस नहीं मिल जाता। थैंक यू मैम। मारवाड़ी बोलो थे? जी। सर थोड़ी घनी थोड़ी रॉयल्टी लेवा लेनी है। सर कुछ बुराई नहीं है रॉयल्टी। रॉयल्टी कहीं करा ला। बिल्कुल सही। कैसे स्केल करोगे इसको 100 करोड़ तक 2 साल में? सर हम लोग shile.com पर एकदम यूएस केटर्ड कलेक्शन डालेंगे जहाँ पर प्राइसिंग डॉलर में रहेगी और जियो टारगेटिंग करके अभी वो लोग रुपए वाली रेट पे खरीद रहे हैं, तो हम लोग बहुत डिस्काउंटेड एनआरआई बड़ा मार्केट है सर हमारा। सेकेंडली सर हम लोग किड्स कलेक्शन और मेंस कलेक्शन भी लॉन्च कर रहे हैं। डिसीजन मेकर्स जो विमेन है हमने काफी सारी एक्वायर कर रखी है, वही बच्चों की ज्वेलरी भी खरीदेगी और कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी वही खरीदेगी। टेक इंप्रूवमेंट है, तो सर ये सारे फैक्टर्स देते हुए सर एकदम उड़ने के लिए रेडी हम तो सर एकदम सिल्वर माइन पे बैठे हैं। मार्जिन एक्सपैंड कैसे करोगे? सर हम लोअर कैटेगरी के जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो उन्होंने देखा 2700 का है, वो हमें लगभग 1100 का पड़ता है। तो लोअर में मार्जिन बेटर है, कस्टमर का थ्रेशोल्ड उसको पकड़ने का बेटर है, तो वहां से हम लोग एक्चुअली अपने मार्जिन से प्रूव कर पाएंगे। Alright guys, I think I'll make you an offer. लेकिन यार मेरे को इक्विटी थोड़ा ज्यादा चाहिए and I think you need more money also. एक दुकान में कितना लगेगा अपने को खोलने का? 20-25 पीटी के आसपास लग जाएगा। इन्वेंट्री के साथ? इन्वेंट्री से जयपुर में ना, तो इन्वेंट्री तो लिमिटेड रखी जाएगी वहां पर, फिर भी मल्टीपल 35-40 लाख पड़ेंगे लग जाएगा। तो आई थिंक 2-3 स्टोर की कैपिटल तो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ 1.4 करोड़ फॉर 5%। तो वैल्यूएशन इनसे कम है लेकिन कोई रॉयल्टी नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपने एक शुरू में बात की थी कि हमारा ब्रांड अभी बन गया है इसलिए हम ऑफलाइन जा रहे हैं, पर उससे मैं अग्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक 10% एनुअली ग्रोइंग बिजनेस का 15% रेवेन्यू शेयर कमिंग फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट आई हैव सीन, जो आउट ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज जो विमेन को एड्रेस करती हैं।
अगर ये सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे प्रॉप्ट अप है तो कोई आएगा जो आपके 55% ग्रॉस मार्जिन की जगह 45% ग्रॉस मार्जिन चार्ज करके आपसे सस्ता बेचेगा, क्योंकि आपकी सप्लायर साइड जो कारीगर है उस साइड पे मोट बहुत छोटी है यूं। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा आपकी ड्यू डिलिजेंस करने में भी, आपका गिवन आपका रेवेन्यू, आपकी टोटल सैलरी बिल बहुत कम है, तो मुझे थोड़ा कंफर्ट भी नहीं आएगा। तो आई विश यू द बेस्ट। विनीता मैम, एक छोटी सी चीज़ है मैम, जो 15% कस्टमर है रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू उनका 32% के आसपास आता है। सेकेंडली जो हमारा मोट है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, वो एक वर्कशॉप एक बंदे से नहीं बनते, तो इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल वर्कशॉप्स। तो उसको कॉपी करने के लिए हमारी सारी वर्कशॉप को तोड़ना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिबिलिटी जो हमने क्रिएट करी है। मैं समझ गई। एंड आपके पास अच्छी ऑफर्स भी है, तो आई नो आप आए थे शायद ऑल 5 स्टार डील, बट आज ऑल 5 स्टार डील नहीं हो पाएगी। बट आई विश यू लॉट्स ऑफ पेटीज एंड लॉट्स ऑफ खोखास। आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। राधेश और आस्था, बिजनेस आपने अच्छा बनाया, पर मुझे लगता है कि इसको स्केल करने में आगे काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। होता क्या है, इन तरह के लाइफस्टाइल बिजनेसेस में जब रेवेन्यू इस स्टेज पे आ जाता है, रेवेन्यू में एक एक्सेलरेशन आ जाती है। आपके बिजनेस में वो हो नहीं रहा है। ये ब्रांड सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल होगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, कितना बड़ा कितनी देर में बनेगा। अभी थोड़े अननोन्स ज्यादा है इस बिजनेस में, तो आज अनफॉर्चुनेटली मैं इससे बाहर हूँ, बट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज आपके पास 2 ऑफर्स हैं। एक ऑफर है अनुपम भाई से 28 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए, और दूसरा है मेरा और नमिता का जॉइंट डील, 46.4 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। एक्चुअली नहीं, उसका वैल्यूएशन है 0, लेकिन खत्म कर क्योंकि लेंगे आपका मुझे सारा Let him पैसा finish, let him आप रिटर्न finish. कर रहे हो उनको रॉयल्टी। No, that's not true. कीप दैट इन माइंड। आज के दिन में हमारे लग्जरी सेगमेंट में आज 20 होटल आ गए, इंक्लूडिंग एक जयपुर में। उन सारे में हमारे पास ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो हम उन सारे शॉप्स में आप लोगों को एक इजी एक्सेस टू रिटेल दे सकते हैं। आप सोच करके आइए, ये 2 ऑफर्स बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अगर एनआरआई को बेचना है आपको, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, थ्रू मी। होटल डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पल्स परचेज होता है when people कौन होटल come. डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला है It's यार? huge, he'll बिना give it. भाड़े के कौन दुकान देता है? अच्छा, anyway, आप डिसाइड कीजिए। रॉयल्टी हटवा दें, चाहे 2% ले लीजिए। ये अच्छा एंगल था। चीप वैल्यूएशन शॉट 0 आपका, है। चीप शॉट। वैल्यूएशन 0। बट 1.5% रेट 1.5% अगर वो 2 पर आ गए तो फिर आप तीनों के लिए हमारे पास एक काउंटर ऑफर है कि रॉयल्टी तब ली जाती है जब एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो सर ये तो हॉटेस्ट सेगमेंट है, आज बड़े बड़े गोल्ड डायमंड वाले लोग इसमें कूद रहे हैं, तो एग्जिट और आपका पैसा सेफ होना, वो वाली चीज़ मेरे को लगता है कि वो डर थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आपको इन्होंने ही बताया कि स्केल करने के लिए और बहुत पैसे लगेंगे, फंड रेजिंग लगेंगे। हाँ जी। आपको अपफ्रंट ही 5% दे देना है। क्यों अगर नहीं आप दिया? 5% इसको नहीं देंगे ना, This is short term, एक that's long टके term. में कौन आपके साथ बैठ के काम करेगा? थिंक अबाउट लॉजिक। मैं तो पहन के बैठी। नॉट पॉसिबल। ये डील करवाने की बात है, कोई नहीं करता। आप काउंटर ऑफर खत्म कीजिए। नमिता मैम और रितेश सर, हमारा काउंटर ऑफर है। इनको नहीं देना, उनको आसो। नहीं, she's giving us. बताइए। इट्स 1.5% फॉर 70 lakhs एंड नो रॉयल्टी। रॉयल्टी तो हमें रखना है। एट मोस्ट हम 0.5% कर सकते हैं रॉयल्टी। आई मत दे देना फ्री के को। 5% दोगे आप? 5% ऑब्वियसली, is a waste. ऑब्वियसली। बाद में देख लेंगे। अगर आपने बोला बाद में बाय, देख बाय, लेंगे बाय, और आपका मैं- इंटेंशन मैं- नहीं मैं- है रॉयल्टी सर, देने का, सर, एक सर, सेकंड, तो सर, मैं आपको सर, पहले से ही बोल रही सर, हूँ सर, कि सर, आपका one नाम second. खराब होगा। सर मैं बिल्कुल 100% आउट हूं। ये जो आपने बात कही अभी कान में कि बाद में देख लेंगे, इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। नहीं बाद में देखेंगे ऐसा नहीं बोला है सर, हम लोग वो मतलब वो तो लोग ही नहीं है सर। हाँ अगर आपने 0.5% रॉयल्टी
अगर हमारा डील लिया आपने और कमिट किया तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अरे बाद मैम, में फिर सर, मुकर मैम, जाएंगे। पता और नहीं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ऑनेस्ट लगती है, तो आई वुड नहीं, लाइक टू हम- बिलीव मैम ऐसे अपनी लोग ही जबान नहीं मैम हैं। जबान की खाते हैं, कोई Yeah. सवाल पैदा नहीं होता सर। आई बिलीव यू, हम आई मतलब बिलीव यू। 100% नहीं बोला, अनडाउटेडली नहीं बोला है सर, मतलब I- 10% I मैम ने believe कह you. दिया, बस बात हो गई। अच्छा मैम आस्था पे और इस चीज का राजेश तो पूरा डिसीजन लीजिए। Come on, guys. Whatever it is. नमिता एंड रितेश, वी गुड हैव अ डील। चॉइस, गुड चॉइस गाइस, गुड चॉइस। जब मैं इनको समझा रहा था, कन्विंस कर रहा था कि 35 ही देने हैं, रॉयल्टी जो हाफ कर दी थी नमिता मैम ने, तो अनुपम सर और विनीता मैम को मेरे लिप्सन से ये लगा कि बाद में देख लेंगे। तो दे माइट हैव थॉट कि यार ये उस कैटेगरी के पिक्चर्स हैं जो बाद में मुकर जाएंगे यहाँ पर हाँ भर के, लेकिन हम अपनी जबान की खाते हैं, हम ऐसे लोग ही नहीं हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बुरा किया आपने। 30 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं, हम 18 करोड़ तो इस साल वैसे ही क्लोज कर लेंगे, कहीं कोई गणित ही नहीं बैठती, तो हमने उनको काउंटर ऑफर देना भी नहीं था। और नमिता मैम, शी हरसेल्फ इज अ फैशनिस्टा, बहुत सुंदर लग रही थी वो मेरी ज्वेलरी में, और उन्होंने जेनरस करा 1.5%, 70 लाख हम रेडी थे, वो एक रॉयल्टी वाला पार्ट था, काश हट जाता, कोई बात नहीं हटा। नमस्ते शार्क्स। ये है पुरानी एक बिल्डिंग जो है बॉम्बे का रॉयल ओपेरा हाउस। 100 से ज्यादा साल पुरानी है। आज के दिन में भारत के हर कोने कोने में हजारों हेरिटेज बिल्डिंग है, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स है, जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस और एंशिएंट टेम्पल्स, जिसकी हालत खंडर जैसी है। लेकिन ये खजाना से भी बढ़कर है। ज्ञान का ये अमूल्य खजाना आज अर्बन डेवलपमेंट, लोगों की लापरवाही और पर्यावरण में प्रदूषण के वजह से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक दिन शायद ऐसा भी आएगा शार्क्स कि ऐसी इमारतें हमें सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही देखने मिलेंगी। नमस्ते सर, मेरा नाम शांतिलाल सवानी है, उम्र 70 साल है अरे और ये मेरा भतीजा है। राम सवानी, उम्र 45 साल है और ये मेरा भतीजा है। 3 generations। मैं जागृत सवानी, उम्र 26 साल, हम मुंबई से आए हैं एक मिशन लेकर। मिशन देश की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार करने का, यानी उनका कंजर्वेशन करने का, जिससे वो कुछ इससे इस तरह बन जाएंगी। शार्क्स, हम साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करके, लाइक टू लाइक मटेरियल्स यूज करके और मिनिमम इंटरवेंशन से इन स्मारकों को अपनी पास्ट ग्लोरी वापस दिलाते हैं। सर, मैंने हमारी 2 पीढ़ी को साथ में लेकर भारत के 20 राज्यों में 300 से अधिक धरोहरों को रिस्टोर किया और उनको नया जीवन दिया। अमेजिंग। हमारा मिशन है 2030 तक 1000 से ज्यादा मोन्यूमेंट का रिस्टोरेशन करना और भारत का हर राज्य में कदम रखना। इससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हेरिटेज टूरिज्म का विकास होगा और हमारी प्राचीन संस्कृति आने वाली जनरेशन के लिए हम जागरूक रखेंगे। और इसके लिए शार्क्स, हमारी आस्क होगी आपसे सिर्फ 3 करोड़ रुपए, और बदले में हम आपको दे देंगे हमारी पूरी कंपनी का 1%। 300 करोड़ का वैल्यूएशन जी, एट सवानी हेरिटेज। अगर आज है तो कल है। अरे भाई, इतना बड़ा वैल्यूएशन लेके आए हो, मेरे को आप अपना भतीजा बना लो। चाचा, भतीजा, भतीजा, एक और भतीजा। आ जाइए सर यहाँ पे नेक्स्ट। आ जा। आपको उसके लिए पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, आप हेरिटेज प्रॉपर्टी हो। सवानी जी, राम और जागृत, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बताइए कि ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ और अभी तक कहाँ पहुंचे हम? बेसिकली मैं मैसन था अरे वाह। और मैसन होने के कारण मेरे पिताजी जो काम करते थे, तो ये लाइम का काम करते हुए मैंने देखा था, तो मेरा दिमाग में था। मुझे कोई एक व्यक्ति मिला कि तुम लाइम के बारे में जानता है क्या? मैं बोला जानता हूँ।
तो उसको मुझे ये हेरिटेज को एक आर्किटेक्ट से मुलाकात करवा दी, तो मेरा इंटरव्यू लिया। तो लाइम पे कैसा काम किया जाता है मालूम है आपको क्या? मैं बोला हाँ, और लाइम को भिजाया जाता है, उसमें गुड़, गूगल, मेथी ये सब डाल के उसको पीसा जाता है। वो चक्की बना के पीसते थे और वो उनका मसाला बना के लगा देते, और वो मसाला एकदम 1200 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, ऐसा मकान बनता था, ऐसा मेरा पिताजी से मैंने सुना था। तो फिर मैंने ये लाइन में आया और वो लोग ने मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देके, कुछ मुझे नहीं आता था वो सिखाया, और 95 में सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन चालू किया। और पहला प्रोजेक्ट क्या था सवानी जी जो आपने किया था? हैदराबाद में सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने आदमी को मच्छर काटने से मलेरिया होता है वो रिसर्च किया था 97 20 अगस्त को, उसको 100 साल पूरा हुआ था। पूरे वर्ल्ड के लोग आया था, वो मकान को रिस्टोर किया था। अच्छा, हाँ। अच्छा राम जी, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग करी? मैंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और आप पहले से काम करते थे सिविल इंजीनियरिंग के पहले? तो मैं ज्वाइन हुआ 2005 में। और आपके जो भतीजे हैं वो कब ज्वाइन किए कंपनी में? मैं इसी साल 2024 में मैंने ज्वाइन किया। और आपका क्या बैकग्राउंड है जागरूक? रितेश, मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया सेम कॉलेज से, और फिर मैं 5 साल यूनाइटेड स्टेट्स गया। 2 साल मैंने मास्टर्स डिग्री की इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे की डिग्री? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इंडियाना। एक बात बताइए, मैं जैसे पढ़ाई की थी एक जगह से IIM अहमदाबाद, वहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे लुई कान, जिन्होंने 1960 में बहुत सुंदर एक आर्किटेक्चर बनाया था। इंस्टीट्यूट ने सोचा कि अब हम रिस्टोर करेंगे। तो वो एक 3 साल लंबा प्रोजेक्ट चला, पर उसमें सारे एलुमनाई ने रिबेलियन कर दिया, क्योंकि रिस्टोरेशन में वो जो ओरिजिनल एक बात होती है वो बदल जाते हैं, एंड वो बिल्डिंग की जो सोल होती है वो सेम नहीं रहती। तो कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि आप वो प्रिजर्व कर पाए? सबसे पहले तो विक्रम साराभाई लाइब्रेरी जो IIM का हमने रिस्टोर किया है, और जिसके लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। हाउ वेल डन। इसका कंजर्वेशन 2 तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन, जैसा ओपेरा हाउस थिएटर है, काफ़ी डेंजर कंडीशन में था, उसको हमने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग किया। उसके साथ साथ बहुत सारा फ्रंट में आर्ट वर्क है जो लाइमस्टोन में था। कुछ स्टेच्यूज का भी आप उसका पेडिमेंट देखेंगे तो उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो मिसिंग था, वो टूट गया था। तो हमने वापस वो सेम लाइमस्टोन से उसको रिस्टोर किया, और जहाँ जहाँ पे मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी, डचमैन रिपेयर है, कुछ लाइम प्लास्टर है, स्टेनलेस स्टील का स्टिचिंग मैं है। वैसे गया हूँ 2-3 बार, एंड आई मस्ट से कि बहुत बहुत बेहतरीन काम किया। नाउ वेदर उसकी मेंटेन है कि सोल पता नहीं, मैं पहले उस जमाने में तो गया नहीं, तो आई डोंट नो दैट। लेकिन अब लगता है कि बॉस मुंबई में अपने कंट्री में एक जोरदार ओपेरा हाउस। तो आप जो है एस्थेटिक रीजन के लिए ज्यादा रेस्टोरेशन करते हैं कि मोर लीकेज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स किस लिए आते हैं, किस कारण की वजह से? दोनों टाइप का आता है। स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन एक चीज है, दूसरा फसाड रिस्टोरेशन है। फसाड इज फॉर द एस्थेटिक। हमने बहुत सारा, जैसा राजाबाई टावर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, उसका फसाड रिस्टोरेशन किया। खजुराहो में एक पुराना पैलेस है, उसका हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, वो हेरिटेज होटल के लिए। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन वर्क भी है और लाइम प्लास्टर जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसी कितनी कंपनीज होगी जो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन में स्पेशलाइज करती हैं इंडिया में आपके स्केल? शायद रेयरली मिल सकते हैं, मतलब फिर भी 2-4 कंपनी, 1-2-3 कंपनी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम यूरोप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं उनकी बहुत सारी मॉन्यूमेंट ऐसी है 12 महीने रेस्टोरेशन ही चलता है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी तुलना में। 85 to 90% गवर्नमेंट है, 10 to 15% आई कैन क्लासीफाई प्राइवेट क्लाइंट। भारत के अंदर बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि रिस्टोरेशन के लिए लोग खर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस के लिए एकदम सुसुप्त है, वो निग्लिजेंसी होता है। सही है। लेकिन ऐसा भी कुछ प्लस बात बताता हूँ कि जैसा जूनागढ़ में एक ऊपरकोट फोर्ट है, वो फोर्ट हमने गुजरात टूरिज्म के अंडर में रिस्टोर किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमको मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए हमको दिया। अच्छा। और जो रिस्टोर करने के पहले का जो फुटफॉल था उसकी कंपैरिजन में उसका फुटफॉल 4 टाइम्स बढ़ गया। एक साल के अंदर 8.5 लाख लोग ने विजिट किया ऊपरकोट फोर्ट। और एंट्री का फी है कि फ्री है? एंट्री की फीस 100 रुपीज है। तो आप टिकट्स भी कर पा रहे हैं और स्केल भी कर पा रहे हैं। कितना लंबा प्रोजेक्ट था और कितने पैसे लगे इसमें? ये 18 महीना हुआ
और ये जो ऊपरकोट फोर्ट है उसको 72 CR का खर्चा हुआ। और उसमें आपका मार्जिन कितना था? 10%। और उससे जो 2-3 करोड़ की साल की आमदनी थी वो 8 करोड़ हो गई। उसमें ऐसा है कि कुछ पार्ट है हमको गवर्नमेंट को, कुछ उसका स्लैब्स है कि इतना यहाँ तक कलेक्शन आएगा तब तक हमारा उसके बाद गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। ओह, तो आपको रेवेन्यू शेयर है क्या कुछ? Yes. मतलब आपको फुटफॉल्स अश्योर करने हैं। Yes. वो पार्ट ऑफ द टेंडर है। यस। ओके, आई गेट। सबसे छोटा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होता है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होता है? सबसे छोटा प्रोजेक्ट 2 लाख का था और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है अमरनाथ शिव मंदिर है, जिसका मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है, जो रिस्टोरेशन के साथ साथ टूरिज्म फैसिलिटीज का काम है। कितने वैल्यू का प्रोजेक्ट? ये है 110 CR प्लस GST। कितने साल का चलेगा ये प्रोजेक्ट? ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। सिंस आप बोल रहे हैं कि 85-90% गवर्नमेंट के थ्रू आता है आपका रेवेन्यू, तो एक साल में गवर्नमेंट तकरीबन टोटल कितना स्पेंड करती है रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स पे? हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का Total। बताऊं हाँ, महाराष्ट्र का तो बताइए। महाराष्ट्र स्टेट आर्कियोलॉजी में जो वर्क चलता है वो मैं समझता हूँ तब तक साल का 200 करोड़ खर्चा करते रहेंगे। तो सब मिला के इंटू 20 टाइम्स इसका टोटल मार्केट स्पेंड होता होगा 4000 करोड़। उससे भी ज्यादा हो सकता है। आज की तारीख में MSRDC जो रोड का काम करते थे वो भी टेम्पल का काम करने लगे। फिर टूरिज्म है, आर्कियोलॉजी है, स्मार्ट सिटीज है, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलके बहुत सारा बजट 100% हो सकता है। उसको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। थोड़ा नंबर्स के बारे में बताइए कि आपका कितना रेवेन्यू है पिछले 3 साल में? लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स हमने ग्रॉस रेवेन्यू किया 124.7 करोड़। वाओ। Is this the largest on Shark Tank अभी तक? I think so. 124 करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू का अभी तक Yeah, नहीं I आया। don't remember. ओके। और उससे पिछले साल 23। 110 करोड़। और इस साल का अभी तक कितना हुआ है? इस साल का हमारा इन अकाउंट मोर देन 115 करोड़ हो चुका है। नहीं, हमारा 115 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कि रेवेन्यू रिसीव्ड आ गया, पेमेंट आ गया। पेमेंट आ गया वो ठीक है। वर्क डन इज एक सेकंड, हाँ, वर्क डन इज व्हाट? वही पूछ रहा था। वर्क डन इज वर्थ मोर देन 175 करोड़। नहीं, ठीक है, आप जैसे रेवेन्यू अकाउंट करते हैं उसी के हिसाब से बता दीजिए। 115 अभी तक है। फुल ईयर कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? 301 करोड़। एक सेकंड, फिर से बोलते हैं इसका। आपने 22-23 का ROC में फाइल किया, Yes. तो 110 करोड़ फाइल किया रेवेन्यू। यस। 23-24 में अभी 124 करोड़ फाइल किया ग्रॉस, आपने। यस। अभी आप जो बोल रहे हो 24-25 में आप जब फाइल करोगे अगले साल, वो 300 करोड़ का रेवेन्यू दिखेगा। मोर देन दैट। वाई, कोई लंबा प्रोजेक्ट आता है? 850 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स है हमारे पास। उसमें से सारे रनिंग नहीं है क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अलग अलग फेजेस में होते हैं। लास्ट ईयर आपके पास कितने वर्क ऑर्डर थे जिसका 100 करोड़ रेवेन्यू ट्रांसलेट हुआ? 450 के आसपास रहेंगे। अभी आपके पास डबल कैसे हो गए? क्या किया आप? यस, क्योंकि 2 बड़े प्रोजेक्ट है। एक अमरनाथ का प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर मिला, लेकिन जो वर्क है लेट चालू हुआ। और हमारे पास क्षेत्र महाबलेश्वर का जो प्रोजेक्ट है जस्ट इलेक्शन के पहले मिला, 125 करोड़ का है। अगर GST के साथ पकड़ते हैं तो 250 करोड़ का तो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट का वैल्यू हो जाता है। प्रॉफिट कितना रहा है हमारा पिछले 3 साल में? हमारा इस साल का 7.5% था। ये पैट है? पैट है। पैट है। उसके पहले 9% था और उसके पहले भी 9% था। और इस साल कितना चल रहा है? ये साल मुझे लगता है कि 12-15 के बीच में आएगा। तो आप हर साल 10 करोड़ प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट? आपने टैक्स कितना भरा लास्ट ईयर? मुझे लगता है 3.1 इनकम टैक्स 3.1%। आपके रिसीवेबल्स क्या है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। Yes. कभी कभी देरी हो जाती है पैसे मिलने में। एवरेज 15 दिन से लेके 2 महीना पकड़ के चल सकते इन हैं। 2 महीने से ऊपर नहीं है। नहीं। पर आपने तो बोला कि 175 करोड़ का आपने काम किया हुआ है, जिसमें से 115 करोड़ इस साल का पेमेंट आया हुआ है, तो आपका 60 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। यस। उसके हिसाब से आपका रिसीवेबल 3 महीने का बनता है अराउंड, बेस्ड ऑन 300 करोड़ का रेवेन्यू। छंदीलाल जी, हाँ जी। आप आजकल काम देखते हो कि इन पे छोड़ रखा है? देखता हूँ। कौन सा काम आप संभालते हो? मैं बॉम्बे फोर्ट में जाता हूँ और हमारी 1-2 साइडें चक्कर मारता हूँ। गवर्नमेंट रिलेशंस कौन रखता है? नहीं रखते। आप रखते हो Yes, गवर्नमेंट? हाँ। आप नहीं रखते हो गवर्नमेंट? नहीं। मैंने काम किया है गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ, फॉरगेट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट, आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम। और रिसीवेबल साइकिल जो आप बता रहे हो, अच्छी तरीके से बोलूं तो हो ही नहीं सकती अनलेस आप कुछ फैसिलिटेशन फी या कंसल्टेंसी फी भर रहे हो, वो हो ही नहीं सकता। सो क्या आपका मैच नहीं हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने समझाया कि सेल्स
850 की ऑर्डर बुक है इसलिए 300 करोड़ हो जाएगा, रिसीवेबल 35 दिन के, लेकिन एक्चुअली देखे जाए तो 3 महीने का चल रहा है, और कुछ बातें आप पूरी तरह कह नहीं रहे हो, तो या तो आप पूरी तरह से नंबर नहीं बता रहे हो या तो आप कुछ छुपा रहे हो। क्या होता है कि फाइनल स्टेज में आरटीजीएस होता है, तभी हम बिल बुक करते हैं, इसके लिए ये डिफरेंट दिख रहा है। ये जो हमने रिसीव्ड पेमेंट है 115 करोड़ का ये साल का, वो 100% पेमेंट आ गया है, इसके लिए ये एक क्लियर है। जो बिल कुछ प्रोसेस में है, कुछ बन रहा है, कुछ चेकिंग में है, कुछ अकाउंट्स में है, कुछ मुझे लगता है अभी आया, तो मुझे लगता है कि 2-3 करोड़ तो अभी 1-2 घंटे में भी ट्रांसफर हुआ रहेगा खाते में, तो ये हमारा साइकिल चलते रहता है। और आपका कैश इन बैंक कितना है, एक बार बता दीजिए बस। वो हर मोमेंट पे फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन 1-2 करोड़ रहेगा। एंड आपने हर साल मतलब पैट 7-8 करोड़ का मिनिमम बनाया है पिछले 4-5 साल, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आपके बैंक में 30-40 करोड़ पड़े हैं? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, तो वो कितना है टोटल? 5% भी रहेगा, 2% भी रहेगा। टोटल लास्ट ईयर कितना था? डिपॉजिट मुझे लगता है 35 CR के आसपास रहेगा। और आपने अभी तक कोई डिविडेंड किया है कुछ अपने आप के लिए, या फिर कुछ प्रमोटर के लिए रिटर्न्स लिए हैं कंपनी से? नहीं, हमारा फ्यूचर में IPO के लिए प्लान है, तो डायरेक्शन में हम तो सोच रहे अभी हैं। आपने कोई डिविडेंड अपने आप से, तो आप लोग सिर्फ सैलरी लेते हैं इतना ही? सवारी जी, राम और जागृत, ये इस बिजनेस में मैं तो शायद आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेशन बिजनेस है। मेरा उद्देश्य है यंग स्टार्टअप फाउंडर्स जिनके पास पैसों की भी कमी है, मेंटरशिप की कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है, नॉलेज की कमी है, उनको सपोर्ट करना। आपके पास सब कुछ है इसमें से। तो आज मुझे नहीं लगता है कि मैं सवानी आपकी कंपनी के साथ जुड़ पाऊंगा। मैं भी कुणाल से सहमत हूँ। मुझे लगता है आई एम नॉट अ गुड पार्टनर फॉर यू इज बिकॉज मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे लगता है कि दिस 3 crores ऑफ माइन आई कैन मे बी हेल्प 4 या 5 फाउंडर्स जिन्हें ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊंगी विद माई एक्सपर्टीज एंड जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फॉर दैट रीजन प्राउड ऑफ यू, विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। थैंक यू नमिता। आजकल जो है एक वो परसेप्शन बना है कि शार्क टैंक में जनरली सिर्फ वो जो हाई टेक न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स हैं उन्हीं की जगह है। मुझे लगता है भारत की जो SME इकोसिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकएंड है, और वो भी उस तेजी से बढ़ सकती है जिस तेजी से स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, या उससे थोड़ा कम बट स्टिल गुड इनफ। आप उस इंडस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक दोनों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी है और ग्रोइंग SMEs के लिए भी। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं 1 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट, 1% के ओनरशिप के लिए, 2 करोड़ रुपए डेट लाइन, 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे। पर ये डेट लाइन है, तो आप जब ड्रॉ डाउन करेंगे तब से आप उसके बारे में पे करेंगे। 3 साल के टेनर के लिए होगा। ये हम लोग का काफी समय से फोकस रहा है हेरिटेज होटल डिवीजन की तरफ हम काम करें, तो मुझे लगता है कि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि 85% गवर्नमेंट बिजनेस थोड़ा प्राइवेट साइड में बढ़ेगा, और हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिलेंगे जो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर पाएंगे। कंग्रेचुलेशंस राम, जागृत एंड शांतिलाल जी, आपको बहुत अच्छी ऑफर मिली है। आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट रेज करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की होगा। इसमें मैं जितना भी मैथ करूं, 35 करोड़ डिपॉजिट प्लस 50-60 करोड़ रिसीवेबल्स, अराउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 80-90 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा इस बिजनेस में। एंड जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं 6-7 करोड़ का, तो मतलब इफेक्टिवली 6-7-8% रोसी की कंपनी है ये। जिस इन्वेस्टमेंट में हम जाते हैं जनरली एज एंजल इन्वेस्टिंग, जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कई ज्यादा होता है, 15-16% के ऊपर रहता है। तो मैं आज आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी, बट आई विश यू द बेस्ट, कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू विनीता। मैं भी कहूंगा कांग्रेचुलेशन सर, आपको दिल से सलाम शांतिलाल जी, इसलिए भी क्योंकि मुझे आपको मिलकर मेरे पिताजी की याद आई। मैं आपको कहता हूँ क्यों। वो उन्होंने काम शुरू किया था तो 100 रुपए की नौकरी करते थे, और उन्होंने इतनी मेहनत की कि 7 पीढ़ियों के लिए धन बना लिया, और वही आपने किया है। आपने 7 पीढ़ियों का फ्यूचर बना दिया। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। लेकिन प्रशंसा यहाँ रुक जाती है।
राम जी आपको समझना चाहिए, आप बात बड़ी बड़ी करते हो, आपने कहा आईपीओ जाना है, तो आईपीओ इस तरह नहीं जा सकते। काम नोबल है तो क्या हुआ, आपके आंकड़े भी वो होने चाहिए। आपको कोई भी आंकड़ों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया, कोई भी आंकड़े आपके नहीं मिल रहे। आपने कहा टैक्स कहीं सोच रहे हो, कहीं समझ तो क्या हो रहा है, रिसीवेबल आपके मैच नहीं हो रहे हैं। आपने 35 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की, तो आपको फंडिंग किसकी जरूरत है? आप 35 करोड़ के अगेंस्ट आराम से आपको जितनी चाहे लिमिट मिलेगी, वो तो एसेट हो गया ना आपका। तो अगर आपको सही में पैसे उठाने हैं, आईपीओ करना है, तो शांतिलाल जी आपने बहुत काम देखा है, इनका कान पकड़िए, किताबें सीधी कीजिए, ये बहुत बड़ी अच्छी कंपनी बन सकती है, आईपीओ जा सकती है, लेकिन एक तरीके से करोगे तभी हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है आप अपनी क्रेडेंशियल शोकेस करने आए हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट आई एम आउट बिकॉज आपके नंबर्स, आपके आंकड़े बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आए, शायद आपके समझ में भी नहीं आए। ऑल द बेस्ट। आप सोचना चाहेंगे या आप तैयार हैं ऑफर लेने के लिए? थैंक यू सो मच रितेश फॉर दी ऑफर। हम डेप्ट का जो आपने पोर्शन बताया उससे हम 100% अग्री करते हैं, लेकिन इक्विटी जो है हमने वैल्यूएशन 300 करोड़ हो ना हो, लेकिन 250 करोड़ तो होगा ही हमारा इस साल का। तो आई थिंक अगर 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर आपको मंजूर है, 1 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। इशू ये कि आपका बिजनेस में, और आपने देखा भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, बड़ा चढ़ाव भी आ सकता है और बहुत ज्यादा बिजनेस गिर भी सकता है। मेरा काउंटर ऑफर है आपके लिए कि मैं आपको 1 करोड़ ही दूंगा 0.8% के लिए, और साथ में मैं आपको 2 करोड़ दूंगा 10% 3 साल के लिए, जब आप लोन ड्रॉ डाउन करें। और मुझे लगता है कि ये ऑफर वैल्यू एक्रीटिव होगा हम दोनों के लिए। ओके रितेश, सो डील पक्की। कांग्रेचुलेशन। हाईएस्ट रेवेन्यू डील है आज तक की शार्क टैंक की। कंग्रेचुलेशंस। Many congratulations, Ankural ji. I wish you all the very best. थैंक यू। मुझे लगा कि नंबर्स कुछ भी रेकंसाइल नहीं हो रहे थे, क्वेश्चंस आंसर्स काफी घूम के आ रहे थे। जो भी फिगर हम बोलते हैं वो उसका होमवर्क है, हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज की तारीख में हमारा समझो पिछले साल का 125 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन 850 करोड़ का वर्क ऑर्डर हमारे हाथ में है, वर्क इन हैंड है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे हाथ में 1000 करोड़ का काम है, तो ये 301 करोड़ इजीली उसे मतलब बियॉन्ड जाएंगे। रितेश ने क्यों किया ये तो वही जाने। मेरे नजरिए से तो इट वाज अ कंप्लीटली अनडूएबल डील। उसके हाथ में थोड़ी ज्यादा खुजली है हमसे, दैट इज फॉर श्योर। अब कैसे जो सबसे बड़ी प्रॉफिट और सबसे बड़ी रेवेन्यू की डील है उसको लेकर के अनहैप्पी हो सकते हैं, मैं तो उसको लेकर के बहुत हैप्पी हूँ। मुझे उन फाउंडर्स के साथ भी काम करने में बहुत मजा आया। थैंक यू। शार्क्स इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एस्पिरेशनल मिडिल क्लास तेजी से लग्जरी हैंडबैग्स और शूज में इन्वेस्ट कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया की लग्जरी फुटवेयर और लेदर गुड्स मार्केट आज 20,000 करोड़ से भी बड़ी है। इसी के साथ इन प्रोडक्ट्स की केयर और मेंटेनेंस की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन इन वैल्यूएबल आइटम्स की मेंटेनेंस का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। जैसे ये मेरा लग्जरी बैग ही देख लीजिए, ये मैंने महीनों की सेविंग से अपना फेवरेट लिमिटेड एडिशन बैग खरीदा और एक पार्टी में इसका हैंडल टूट गया। फिक्स कहाँ से कराऊं? कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस ही नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली इसे ठीक करने की एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं है, और इसीलिए हमने शुरू किया स्नीकिंग। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अरुणिमा सिंघल जैन और मेरा नाम है साहिल जैन। हम गुरुग्राम से आए हैं विद स्नीकिंग, जहाँ हर तरीके के प्रीमियम शूज, बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, लेदर जैकेट्स एंड लगेज के लिए क्लीनिंग एंड रेस्टोरेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। We match the exact color, stitching, material and fabric.
और शार्क्स हम आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन को बढ़ा के उनकी पास्ट ग्लोरी को रिस्टोर करते हैं। तो अब आपको अपने फेवरेट लग्जरी शूज और बैग्स यूज करने से पहले डरने की कोई जरूरत नहीं। शार्क्स, आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने आज तक 20,000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है। हमारी दिल्ली और मुंबई में 3 स्टोर्स हैं और एक सेंट्रलाइज्ड वर्कशॉप भी है। हम अपनी सर्विस पैन इंडिया वाया कोरियर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा विजन है कि लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स चाहे कहीं से भी खरीदें, लेकिन उनकी सर्विस और मेंटेनेंस स्नीक इन के साथ करें। और इसीलिए हम अपने स्टोर्स को हर मेजर सिटी में एक्सपैंड करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारा आपसे आस्क है 90 lakhs for 3% equity in our business। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं टू क्लीन, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर विद स्नीक इन? साहिल और अरुणिमा, Yes. स्वागत है आपका शार्क टैंक के सीजन 4 पे। थैंक यू सो मच। पहले आप लोगों के बारे में बताइए कि आप इस बिजनेस में आए कैसे? तो साहिल और मैं स्कूल से डेट कर रहे थे एंड लास्ट ईयर ही वी गॉट मैरिड। Congratulations. और ये बिजनेस हमने शादी से पहले साथ में स्टार्ट किया। तो हम गुड़गांव में ही पले बड़े हैं। साहिल को हमेशा से बिजनेस का नैक था, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गया था बिजनेस पढ़ने के लिए, और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे डिजाइन करना है, तो इसलिए मैं निफ्ट दिल्ली से अपना अंडर ग्रेजुएट किया। Nice. हमें हमेशा से पता था कि हमें एक साथ में बिजनेस करना है, बिकॉज़ वी न्यू वी वर अ गुड। तो मैं जब यूके में था, मेरे को स्नीकर कल्चर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। वहाँ पे 1-2 ड्राई क्लीनर्स को क्लीनिंग के लिए दिया और उन्होंने उस पे वाइट शू पॉलिश लगा दिया, और फिर मैंने उनको कंप्लेंट किया तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। तो मेरे को लगा कि यार इंडिया में लाखों 50 हज़ारों में स्नीकर्स खरीद रहे हैं, तो इन लोगों को कोई केटर करने के लिए सर्विस ही नहीं है। तो हमें लगा कि इस चीज़ पे हम ज़रूर मोनेटाइज कर सकते हैं और इन लोगों को हम एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमारा कोर सर्विस है, बट वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड सम प्रोडक्ट्स फॉर द मास। बहुत बार मेरी कभी कभी डिजाइनर बैग्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड करेक्टली, उनका ना लाइक व्हाइट बैग थोड़ा येलोइश बन जाता है विद द ह्यूमिडिटी एंड ऑल। तो मैंने 2-3 जगह भेजी है, बट दे वर नॉट एबल टू फिक्स इट। तो आप ऐसी चीजें भी फिक्स करती है? जो आपके येलो बैग्स पड़ जाते हैं वो मोस्टली पेटेंट लेदर के बैग्स होते हैं। करेक्ट, राइट। सो पेटेंट लेदर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास एक कलर चेंज सर्विस भी है, where we can change the color of the bag to black and it becomes reusable again. But you can't make it white again. If we replace the leather, If we replace the leather, that is possible. मगर जूतों में जो अगर रबर का मिड सोल है और वो पीला पड़ गया, वो हम वाइट कर सकते हैं। Got it. Thank you. आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमने एक पिक्चर पहले ले ली थी और फिर हम क्लीन करके उसको लेके आए हैं, जिससे आप वो देख सके कि उसकी पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। Wow, this is as good as new. Well done. Wow. मैं बहुत बारी देखता हूँ YouTube पे, वो बोलते हैं कैटेगरी होती है सैटिस्फाइंग वीडियोस। यस सर, हम भी बहुत इंस्टाग्राम पे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालते हैं। एक कोई बैग दिखाइए। ये क्या, ये वो रिकलरिंग? ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो अपने बैग के कलर से बोर हो जाते हैं, they want to get the color changed. And ये कितने का होती है ये सर्विस? ये अप्रोक्सीमेटली 10-12K का होगा। In Bombay, Presto does this. तो आप अलग क्या करते हैं? उनके पास क्लीनिंग सर्विसेज है, उनके पास रिपेयर सर्विसेज भी है, बट द काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दैट वी हैव, जैसे कि गुची का एक शू होता है एस, उसके पीछे स्नेक स्किन लेदर लगी रहती है। अगर बाय चांस आपकी वो खराब हो जाए और आप प्रेस्टो को जाके बोलोगे कि मुझे वो ठीक कराने, वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं प्लेन लेदर लगा देता हूँ। वी ट्रैवल द एक्स्ट्रा माइल इन ऑफरिंग सॉल्यूशंस। हम वो लेदर टैनरी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम वो बनवाते हैं, वो आपका एग्जैक्ट लेदर रिप्लेस करते हैं, तो इट लुक्स प्रिसाइजली द सेम वे दैट इट यूज्ड टू बिफोर। सर्विस बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़े एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर रहा, पूरा सोशल मीडिया पे वो है ना नाम बदनाम कर सकता है। बिल्कुल। तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट में फर्क होता ही है। तो उस केस में हम क्या, अगर कस्टमर के पास डिलीवर हुआ एंड पॉसिबिलिटी थी हमारे एंड पे कि और हम बेटर कर सकते थे, तो हम उसको वापस उठाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वापस करके देते हैं। Any idea? लग्जरी केयर का मार्केट साइज क्या होगा इंडिया में? लग्जरी केयर का मार्केट साइज हम डिराइव कर सकते हैं लग्जरी लेदर गुड्स एंड फुटवेयर विच इज 20,000 करोड़। तो हम उसका 1% भी पकड़ के चलते हैं तो 200 CR के अराउंड का ये मार्केट आता है। आज इंडिया में और कौन-कौन कॉम्पिटिटर्स हैं? एक होता है जो
हाई एंड ड्राई क्लीनिंग चेन, जैसे Presto हमने की बात बोला करी। प्रेस्टो हो गया, गार्डिनी हो गया। दूसरे कॉम्पिटिटर्स हो गए नीश स्मॉलर प्लेयर्स, उनके और हमें डिफरेंस ये है कि हम बहुत एग्रेसिव विजन के साथ काम कर रहे हैं। किसी ने भी अभी तक मल्टी सिटी प्रेजेंस नहीं किया है, मल्टी सिटी आप ऑपरेशंस उन सबसे बड़े होंगे जो नीश प्लेयर्स हैं उनमें से। राइट। एंड हमारी ब्रांड पोजिशनिंग बहुत यूनिक है। हम एकदम करेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बिटवीन द स्नीकर हाइप मार्केट एंड द लग्जरी मार्केट। थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, कैसे प्राइस करते हैं आप अपनी सर्विसेज? तो हमारे जो क्लीनिंग के चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, 900 प्लस GST। एंड फॉर बैग्स इट डिपेंड्स ऑन द साइज। ऐसे करते हैं ना, जो वापस अगर फोटोज देख सकते हैं, आप उन्हीं केसेस का हमें प्राइसिंग बताइए। इसके कितने पैसे लिए आपने? तो इसके अराउंड 15 to 18,000 के बीच में होंगे। और ये जूता कितने ये का? जूता इजीली 1 लाख से ऊपर का है। तो अगर आप देखें वो 15% कॉस्ट में उनका जूता वेरिएबल हो गया वापस, तो वो उनके लिए इट मेक इट फाइनेंशियल सेंस। और कितना समय लगा होगा इसको रिपेयर करने में? इसको रिपेयर करने में हमें लगे होंगे 10 to 15 वर्किंग डेज। तो तकरीबन 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। ये सब हेवी रेस्टोरेशन। 10 नहीं 15%, 15-20 आ रहा है। बट 10 से स्टार्ट होता है। राइट। कितने परसेंट ये 900 एंड 1250 की क्लीनिंग है, एंड जो ये 10-12 हजार का स्पेशलाइज्ड काम आप करते हैं वो है? 40% of our revenue comes from cleaning. 20% of our revenue comes from color restoration services. कलरिंग सर्विस? Yes. 26% comes from repair jobs. और 4% है प्रोटेक्शन सर्विसेज है। 7% डिलीवरी से रेवेन्यू आता है एंड 3% रिटेल प्रोडक्ट्स। आप हर टाइम कस्टम प्राइसिंग करते हैं, आपने कहा, रिपेयर के लिए, है ना? तो इसका कोई तरीका नहीं है टू यूज टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्डाइज इट? पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई वी आर हियर टू रेज फंड्स, उसके अंदर हम अपने टेक को भी डेवलप करना चाहते हैं, डिजिटाइज करना चाहते हैं चीजों को। वो हमारा क्योंकि इसका मैजिक तब आएगा कि मैंने ऐप खोला, Exactly. एक फोटो डाली, Yes. इंस्टेंटली आई सी व्हाट द न्यू वन लुक्स लाइक। इमेज Yes. जनरेशन से आपने नए दिखा दिए बिल्कुल। और Yes, उसके sir. नीचे प्राइस दिखा दिए। Yes, sir. बिल्कुल फ्यूचर Instant. वही है। थैंक यू। अच्छा साहिल, आपका कितना मार्जिन बनता है सर्विस प्रोवाइड करने में? ग्रॉस मार्जिन 43%। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे, कितना आपका ऑनलाइन हो रहा है, कितना ऑफलाइन हो रहा है? 15% हमारा रेवेन्यू आता है वॉक इन से, जो स्टोर्स पे आते हैं। वाओ। 80% रेवेन्यू आता है पिकअप से, ठीक है। एंड 5% आता है कोरियर से, जो हमारे को कोरियर करते हैं सब। तो वो भाई तो पहला स्टोर था। की जरूरत क्या है? हर सिटी में अगर आपने सर्विस सेंटर यूज कर लिया और सिर्फ पिकअप और डिलीवरी किया, तो क्योंकि वहीं से भी धंधा आ रहा है सारा, तो हमारा ओवरहेड्स बच जाएंगे ना। जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोचा था, तो हमारे को सबने बोला कि आप एक डार्क स्टोर ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं आएगा। मगर इस वक्त हम जो देख रहे हैं मुंबई में, 50% हमारे कस्टमर स्टोर में आते हैं एंड 50 बाहर आते हैं। उससे क्या है, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक सोच है आपकी। रेवेन्यू क्या चल रहा है आपके पिछले 3 साल से? हमने 2020 में स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमारा 19.8 लाख था। 20 to 21 FY, ठीक है। 21 to 22 हमारा 1.5 CR था। ठीक है। 22 to 23 हमारा 3.8 CR था। 23-24 हमारा 5.9 CR था। इस वक्त हम 7.3 CR करने के ट्रैक पे हैं, आउट ऑफ विच हम 4.6 ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरी गुड। पता चलता है इंडियंस कितना डिजाइनर है। आपका बॉटम लाइन भी थोड़ा बता देंगे? इस साल हमारा EBITDA 15.5% का होने वाला है। ठीक है। पिछले साल का? पिछले साल हमारा EBITDA था 7.3। और उससे पिछले साल? 7.6। अगर आप सिर्फ दिल्ली की मार्केट देखें, आपको क्या लगता है ऑप्टिमली कितने स्टोर और कितना रेवेन्यू इंक्लूडिंग पिकअप ड्रॉप से आप बना सकते हैं सिर्फ दिल्ली में? दिल्ली का पिकअप ड्रॉप रेवेन्यू 40 लाख से हम 50 लाख तक मूव कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR में हम गुड़गांव में, नोएडा में, वेस्ट दिल्ली में एंड फरीदाबाद में। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 1 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हैं तकरीबन? बिल्कुल। और आप प्रोडक्ट्स में क्यों उतर गए? 3% आपके रेवेन्यू का है, काफी सारे SKUs दिख रहे हैं, एंड ये बहुत कमोडिटी, हमारी ये कंपनी है स्नीकर, Right. वो यही प्रोडक्ट्स बनाती है। वेस्ट ऑफ टाइम यार। हमने अभी तक इस पे मार्केटिंग स्पेंड नहीं किया, हमने डेवलप पर किया है। क्यों? हमारे को ये लगता है कि जब हमारे पास कई बार हमारी वीडियोस वायरल होती हैं, लोग देखते हैं और वो आते हैं, तो हमारे को मैसेजेस आते हैं, आपके पास क्लीनिंग किट्स हैं क्या? बिकॉज नॉट एवरीवन इन टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज इज एबल टू खरीदे हमारी सर्विस। चल मैं आइडिया देता हूँ बेस्ट। कोई जो भी ये ऑलरेडी कर रहा है ना, उसको बोल तेरे पास माल रख दे अप्रूवल पे, जितना बिकेगा उसको तू कट दे दे। You have no money to invest, you will make your margin. It is an unnecessary distraction otherwise.
इट्स ग्रेट कि आप 8 करोड़ तक पहुंच गए. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. एस्पिरेशनल बन रहा है इंडिया, ज्यादा डिजाइनर हुए, लोग खरीद रहे हैं, और कितना बनेगा? 100 करोड़ ज्यादा से ज्यादा. एंड बिकॉज ये स्केल पे मुझे विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, आई डोंट सी एन एग्जिट एज एन इन्वेस्टर, बट आई विश यू द बेस्ट, बट टुडे आई एम आउट. साहिल, अरुणिमा, मुझे लगता है मार्केट बहुत छोटी है. दिल्ली एनसीआर जितना बड़ा स्प्रॉलिंग अफ्लुएंट शहर में अगर आप कह रहे हैं साल के 12-15 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 5, 6, 7 ऐसे ज्योग्राफी से, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सबको जोड़ लें हम, तो कुल मिला के 70, 80, मे बी 100 करोड़, मे बी 150 करोड़ की मार्केट है. पर इसमें शायद वेंचर कैपिटल की आपको इतनी जरूरत है नहीं. आप ऑर्गेनिकली बनाइए, 100% ओन करिए, 100% प्रॉफिट्स भी आप ही के होंगे, आप घर लेके जाइए. आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू द वेरी वेरी बेस्ट. थैंक यू. मुझे आपके बिजनेस को देख के ना एक कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस याद आता है, डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस. डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस में क्या हुआ था, पहले हर डायग्नोस्टिक स्टोर में लोग टेस्टिंग करते थे, बाद में एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग शुरू हुई और अलग अलग शहरों में सिर्फ पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स. उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ गया. लग्जरी सेगमेंट में मुझे लगता है जो आपका बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्मार्ट है, तो मुझे वो भी पसंद है. आप बीमार जूतों की लेबोरेटरी बनेंगे. हमारे यहाँ पे कुछ थोड़े वृद्धावस्था और बीमार के आसपास शाख्स हैं, हम उन्हें भी साथ में लेके आएंगे. पर अभी के लिए हम नौजवान इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. चलो, आई एम ग्लैड आप ये तो समझ गए आपका बाप कौन. अभी ऑफर की बात करते हैं. यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम आए, तो मेरा आपके लिए ऑफर है 45 लाख रुपीस मैं आपको इक्विटी में ऑफर करूंगा 5% के लिए, और साथ में मैं आपको 45 लाख डेट पे ऑफर करूंगा 9% ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए. थैंक यू फॉर योर ऑफर. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर. इंडिया में जो लोग 60 लाख पर एनम की हाउस होल्ड इनकम से ज्यादा हैं, वो सिर्फ 60-70 लाख लोग हैं. वही लोग हैं जो मल्टीपल लग्जरी प्रोडक्ट्स रखते हैं. ये सिर्फ दैट एलीट क्लास ऑफ HNIs के लिए रेलेवेंट है. राइट. विच इज वाई आपको ये जो प्रॉब्लम है ऑफ स्केलिंग इट टू 100-200 करोड़ वो रहेगी. पर मैं और अनुपम आएंगे 90 लाख जो आपने आस्क की थी फॉर 10%, जो मैं और अनुपम 5% लेंगे, प्लस अ 1% रॉयल्टी टिल हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिकूप कर दें. ठीक है, so that is our offer to you. That is because हम बिलीव करते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी ग्रो कर रहे हैं एंड हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे इन गेटिंग योर एग्जीक्यूशन राइट, क्योंकि अभी जो आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, हम उसकी मदद कर सकते हैं. It is not just about execution operations. You two are smart. आप समझ जाएंगे ना. Obviously, Vinita has done a lot of offline expansion, तो वो जानती है. But it's also about great ideas. हम अगर लग्जरी ब्रांड्स जो एंटर कर रही हैं उनके पास जाएं एंड बोलें कि अपनी बैग्स के साथ या जूतों के साथ यू सेल अ 1 year सर्विस पैकेज जैसे एप्पल बेचता है, ये कहीं हुआ नहीं है. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू क्रैक, बट आई नो द हेड ऑफ रिलायंस ब्रांड्स, हम बैठ के बात कर सकते हैं. दैट कैन जस्ट डू दिस टू आवर बिजनेस. नहीं मतलब आप 1 साल के लिए इट विल एक्सपैंड द मार्केट ट्रेमेंडसली. तो दैट्स आवर ऑफर. यू नो हु कैन ऐड वैल्यू. तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं. एक ऑफर है विनीता और अनुपम भाई का 90 लाख रुपए 10% विद 1% रॉयल्टी. वो तो जीरो वैल्यूएशन पे ना. I know, royalty is like zero value. आप कुछ भी समझिए लेकिन वैल्यू इज अनलिमिटेड. Yeah, I mean Anupam is very Value is against royalty deals usually. वैल्यू इज अनलिमिटेड. मतलब जब हम royalty deals देते तो बोलते it's as good as zero valuation. और दूसरा ऑफर है 45 लाख 5% के लिए विद 45 लाख 10% पर एनम, क्योंकि स्टोर्स का जो कैपिटल है उसके लिए मैंने आपको लोन के बारे में कहा 3 साल के लिए. मुझे भी लगता है कि आपका बिजनेस इस तेजी से स्केल होगा
मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता और हूँ। इनकी जयपुर में संडे प्रॉपर्टी है, वहाँ नहीं, पे और लग्जरी के आउटलेट भी आपको फ्री में देंगे। वो तो आपके हम दे बिजनेस सकते हैं। में कुछ बड़ा मार्जिन नहीं है और आपको स्केल भी करना है, तो क्या रॉयल्टी देंगे आप? इट्स वेरी बैड फॉर योर बिजनेस टू गिव रॉयल्टी। हेलो, आई एम आल्सो नहीं, अभी गाइड करेंगे ना, हम इन्हें अच्छे से गाइड करेंगे, अभी आप चिंता मत करो। मेरे पास 4 और आइडिया है, बाद में बताऊंगा, सोच क्या। हेलो, हमारे को 2 ऑफर्स है। दोनों शार्क्स ने 9 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है। नामिता, चुप हो जा। अरे मेरे तूने को अकेली किया होता ना, मैं कुछ नहीं बोलती। अगर रितेश ये डील जीते तो देश का भला है, एंटरप्रेन्योरशिप की जीत है। 0.25 ना? साहिल और अरुणिमा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। जब कोई रॉयल्टी की डील मांगता है, उसका ये मतलब है वो आपके बिजनेस को 0 पे वैल्यू कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना, या क्योंकि उनके तो पूरे पैसे वापस आ रहे हैं, वेदर यू सक्सीड और नॉट। नो इट्स और नॉट ट्रू। उनको तो बस रिकवरी की पड़ी है। Entirely काउंटर true कर नहीं है। सकते हैं। आप अपना काउंटर ऑफर बताइए। रॉयल्टी इज अ नो फॉर अस। आई एम सॉरी, वो नहीं मैं करता। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, वेरी गुड। हमारा मानना ये है कि एक तो 9 करोड़ की वैल्यूएशन हमारे लिए बहुत लो है, क्योंकि हम इसी साल 7.3 CR करने वाले हैं। 1 CR हमारे को बचने वाला है इस साइड। अच्छा, हम काउंटर करना चाहते हैं फॉर 18 करोड़ वैल्यूएशन। आपको डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट इज ओके विद अस, मगर हम प्रेफर करेंगे कि अगर आप फुल इक्विटी। भाड़ में गया, रॉयल्टी नहीं करना है तुझे तो। 90 lakhs, 7%, लास्ट एंड फाइनल। नो रॉयल्टी। आप ये आपका ओनली मेरा only Anupam. alone because Vinita is out without royalty. Yes or no, otherwise I'm out. रितेश, आर यू आल्सो गोइंग टू गिव एन ऑफर? मैं आपको ऑफर दूंगा। वैल्यूएशन मैक्सिमाइज करना है तो वो कर। वैल्यूएशन मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे को एक मौका मिला है, लाइफ टाइम को मौका है, तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। मैं आपको 15 करोड़ मैक्सिमम वैल्यूएशन दे पाऊंगा। 45 lakhs at 15 crore valuation and 45 lakhs at 10% per annum for 3 years. एक्चुअली साहिल, वो अच्छा ऑफर है, डाइल्यूशन भी कम है। मैं 90 lakhs दूंगा, 7% चाहिए मेरे। हम 18 करोड़ वैल्यूएशन पे वी आर स्ट्रेचिंग। तेरे को डेट वेट ये सब चक्कर में पड़ना ठीक है, किसको 1-2% देना है, फिर वो करे काम नहीं करे, दैट इज अप टू यू। मुझे इसलिए करना है कि आई सिट एंड वर्क विद यू। मैंने ऑलरेडी 3 आइडिया दे दिए तेरे को यहाँ खड़े खड़े। आई हैव 10 मोर। ये आइडियाज तो मैं भी दे सकता हूँ। आप रितेश का ऑफर मैच करेंगे 15 CR वैल्यूएशन। तो फिर आपको मेरे से नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं फिर हट जाता हूँ। बिल्कुल, हमारे को ऑफर आज डील लेके जानी है, मगर अनुपम के साथ हम ठीक है, आपके कनेक्शन। आप अनुपम से लीजिए ऑफर। अच्छा यार, अभी खत्म कर ना, तेरा ना मेरा 6.5% से नीचे नहीं आऊंगा मैं। करनी है तो कर, नहीं तो ये बना 6% एंड वी हैव अ डील। नो आप कर लीजिए। 6.5 यू सेड कोई डेट भी नहीं है। कुछ नहीं फर्क पड़ता है 0.5% से। कम ऑन, कर दो यार अनुपम, आपका 6%। पहला राउंड नहीं यार, अभी मुझे भी देखना है यार इनकी जजमेंट कितनी है। दे डोंट वैल्यू फॉर 0.5%। कोई ऑफर बची नहीं है अभी टेबल पे। No, yes. अनुपम, We have let's a have deal. it. Okay, good. Arunima is the smart one. Yes, ये साहिल राजा Good क्या thinking. डाटा क्या था वहाँ पे? I see the value he brings. थैंक यू। आपके जूते में तो शक्ल दिख रही है। We'll be in touch. अनुपम बहुत वेल कनेक्टेड हैं। उनके जैसे कि आप देखते भी हैं, वो एकदम डिजाइनर रहते हैं, हमेशा एकदम टिप टॉप रहते हैं। तो हम 100% श्योर इस बिजनेस को बहुत नई ऊंचाइयों तक उनके साथ ले जाएंगे, उनके लिंक्स के साथ, B2B लिंक्स के साथ। Good deal, Anupam. अनुपम, तुमने Good पैराडाइज का deal. बदला ले लिया, मुझे डिच मार के डील क्लोज No, कर I दी। didn't. I said you don't. I asked you. तेरे को नहीं करना है तो मैं कर। मैंने पूछा। पैराडाइज मुझे मिला Deal, दी। Anupam. Good deal. हेलो, वेलकम टू आस्क द शार्क। आई एम साइबा और आज हमारे साथ जो शार्क है, हम उन्हें पिक्चर्स शार्क बुलाते हैं, क्योंकि ठीक है, हमारे पिक्चर्स कुछ वैल्यूबल सा अमाउंट मांगते हैं और ये दुगना तिगना। आई नो यू हैव डीप पॉकेट्स, बट व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे लगता है कि फाउंडर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उनके बिजनेस को कितने पैसे चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर
मैंने जब किसी फाउंडर से उनका पर्सपेक्टिव सुना है और मुझे पसंद आया उनकी थिंकिंग, उनकी अप्रोच, उनकी मार्केट, उनकी ट्रैक्शन, फिर मुझे लगता है यू शुड प्ले टू विन, वी शुड गो ऑल इन. Absolutely, and also you already have a big fan base. काफी questions आए हैं for the co-founder of Snapdeal and Titan Capital. One such question is from Preetham, the 25-year-old from Ratnagiri. उन्होंने पूछा है, कुणाल सर, लाइफस्टाइल सेगमेंट में बहुत बूम चल रहा है, तो अगर किसी को इस सेगमेंट में एंटर करना है तो क्या उन्हें लग्जरी एंड एस्पिरेशन पर फोकस करना चाहिए या रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पर? देखिए, इंडिया में हर सेगमेंट में ग्रोथ हो रही है अभी. तो जैसे अगर साहिबा आप लग्जरी सेगमेंट, एस्पिरेशनल सेगमेंट देखें, वहाँ पे भी एक्सप्लोजन है क्योंकि इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं. और एक अफोर्डेबल सेगमेंट में भी बहुत एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि रूरल इकोनॉमीज प्रॉस्पर कर रही हैं. अगर कोई फाउंडर एक सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पेन पॉइंट कहाँ मिल रहा है मार्केट में, और अपने आप को सेगमेंट पे पहले कमिट नहीं करना चाहिए. अच्छा, पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने पे कमिट करना चाहिए. I love sitting here with the sharks and getting a master class of my own, even if it's for a brief period. लेकिन अगर आपके कोई specific questions हैं, download the Sony Live app, अपने questions भेजिए, अपने favorite shark को choose कीजिए, and we'll be happy to address them.